अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम RTE 2009 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये RTE 2009 क्यों लागू की गई? क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था कि जो कम एज के बालक है उनको काम पर लगा दिया जाता था, जिसके कारण उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के अवसर नहीं मिल पा रहे थे। कई समाज तो ऐसे थे या कई जनजातियाँ ऐसी थी जो 14 साल तक बच्चे बड़े हो जाते थे, उसके बाद में उनको स्कूलों में नहीं डालते थे। तो इस समस्या के निजात के लिए ना बहुत सारे शिक्षाविदों ने मिलकर एक सम्मेलन किया। सम्मेलन में RTE 2009 की बात उठाई कि जो भी बालक है, एक ये सभी बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बालक शिक्षित नहीं हुए तो देश की स्थिति गंभीर होने की पूरी संभावना है। तो इसी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ। उससे संबंधित सारी जानकारी आज आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। इसके लिए आप लोग बने रहे। यहाँ पर लिख रखा है शिक्षा का अधिकार RTE 2009। ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में तथा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इसके बाद में 2019 से जम्मू कश्मीर में यह लागू कर दिया गया। वो जब हुआ जब धारा 370 कब हटाई गई थी? 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। और जिस दिन से धारा 370 हटाई गई थी उसी दिन से यह RTE 2009 जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू हुआ। भारत विश्व में 135वां स्थान है, 135वां देश है जिसने RTE 2009 को लागू किया है। RTE सर्वप्रथम नॉर्वे देश में लागू हुआ 1 दिसंबर 2002 को। यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने, मौलिक अधिकार प्राप्त करने तथा अनुच्छेद 51 का और भाग 4 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। RTE 2009 में 7 अध्याय, 38 धाराएं, 1 अनुसूची है, जिसमें RTE का पहला अध्याय है। पहला अध्याय में जो धारा है, धारा की संख्या 2 है। इसमें पहली धारा है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं है, कि जो भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो धार्मिक शिक्षाओं पर लागू नहीं है। दूसरी धारा में बताई गई है शब्दावली। दूसरी धारा में शब्दावली बताई गई है, जिसमें पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष की आयु के स्तर के बालकों के अभिभावक पर लागू होता है। यानी कि जो ये शब्दावली है 6 से 14 वर्ष की आयु के जो स्तर के बालक है उनके समुचित सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये RTE है, जो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहेगा। तीसरी है प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं। इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये जिसको हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जानी चाहिए अन्वेषक प्रक्रिया परिवेश से। इसमें दे रखा है जिसमें बालक से कक्षा में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का टेस्ट या साक्षात्कार नहीं लिया जाए। 5वीं शब्दावली में है दुर्बल वर्ग, जिनकी आय निर्धारित आय सीमा से कम हो वो दुर्बल वर्ग में आते हैं। असुविधाग्रस्त
ST और SC वह पिछड़े वर्ग के बालक हैं उनको भी उनके लिए उनको असुविधाग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। विहित नियम बनाने से है विद्यालय, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय व विशिष्ट विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि। अध्याय 2 दूसरा अध्याय है, इसमें विस्तार के बारे में बताया गया है। इसमें धारा 3 है, प्रत्येक बालक का नज़दीकी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक बालक है उसको नज़दीकी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में स्थान देना, कि जितनी बालक की आयु हो गई, आयु को मिनिमम आयु 6 वर्ष मानकर, 6 वर्ष का बालक पहली कक्षा में, तो उसके अकॉर्डिंग आयु मानकर उसको कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। धारा 5 में बताया गया है कि टीसी प्राप्त करना बालक का अधिकार होगा, कि कोई भी बालक है अगर जिसने पढ़ाई कंप्लीट कोई भी कक्षा में पढ़ रहा है तो वो उसको टीसी देने के लिए विद्यालय उसको बाधित नहीं कर सकता है कि मैं आपको टीसी नहीं दूंगा। बालक का अधिकार होगा कि वह विद्यालय से टीसी प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3 इसमें 6 से 11 तक की धाराएं हैं। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार तथा माता पिता के कर्तव्य सम्मिलित है। धारा 6 के 1 से 5 तक तथा 6 से 8 तक विद्यालय की अधिकतम दूरी 1 व 2 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। धारा 7 वित्तीय अनुपात केंद्र सरकार द्वारा 60% तथा राज्य सरकार द्वारा 40% वहन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में यह अनुपात 90:10 है। तो पूर्वोत्तर राज्य है जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए है। इसी के साथ में है धारा 8 समुचित सरकारों द्वारा किए जाने वाले दायित्वों का उल्लेख। धारा 9 स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्यों का पालन करना। धारा 10 है माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में पहुंचाएं। धारा 11 3 से 3 वर्ष तक के बालकों के लिए आंगनबाड़ी में शिक्षा की व्यवस्था। तो अब जो जिसको हम अब नंदगृह के नाम से जानते हैं, वहाँ पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बालक है उनको नंदगृह में डाला जाना चाहिए। पहले आंगनबाड़ी था, अब नंदगृह हो गया। अध्याय 4 विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका। धारा 12 है सभी निजी विद्यालयों में कक्षा प्रथम में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी, जिसमें SC ST और OBC के बच्चे आते हैं। धारा 13 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान न तो प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, न ही साक्षात्कार और न ही डोनेशन के नाम पर फीस वसूल की जाएगी। धारा 14 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक प्रमाण पत्र से मुक्ति है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बिना वजह के कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि टीसी लाओ और कुछ लाओ, और केवल विद्यार्थी के लिए है उसका जन्म प्रमाण पत्र है, और जिस क्लास को छोड़ कर आया है उसकी जो अंक तालिका है, अगर वो दोनों है तो प्रवेश दिया जा सकता है।
धारा 15 1 से 8 तक की कक्षाओं में प्रवेश तिथि 30 सितंबर, लेकिन पूरे वर्ष भर प्रवेश लिया जा सकता है। धारा 16 बालक को न फेल किया जा सकेगा और न ही विद्यालय से निकाला जा सकेगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त न कर ले। यानी कि कोई भी बालक है, अगर वह 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षा में अध्ययन कर रहा है तो उसको न तो फेल किया जा सकता और न ही उसको विद्यालय से निकाला जा सकता। लेकिन 11 जनवरी 2019 में संशोधन हुआ है। लेकिन राजस्थान सरकार 2019 में यह संशोधन करते हुए कक्षा 5वीं तथा कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है तथा साथ ही वह फेल करने का प्रावधान भी रखती है। लेकिन शर्त यह है कि 3 महीने बाद लगने वाली परीक्षा में अगर बालक फेल हो जाता है तो पुनः उसी कक्षा में बैठा दिया जाएगा और अगर पास हो जाता है तो वह बालक अगली कक्षा में पढ़ सकता है। धारा 17 बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 18 माता बिना मान्यता के विद्यालय चलाने पर प्रतिबंध है। अगर पाया गया तो जुर्माना 1 लाख रुपए है। धारा 19 विद्यालय के मानक संबंधी प्रावधान, जैसे कि विद्यालय में कमरे है, 4 दीवारी है, पीने के पानी की व्यवस्था है, स्टाफ है, पुस्तकालय है और कक्षाएं हैं। इन सभी की जो मानक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो विद्यालय है उसमें कक्षाएं भी नहीं है, पुस्तकालय भी नहीं है और अध्यापक भी नहीं है, तो कक्षाएं ज़्यादा है और अध्यापक कम, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। धारा 20 सरकार समुचित मानकों में परिवर्तन कर सकती है। धारा 21 आसमसी में 16 सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आसमसी की फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। प्रत्येक महीने की अमावस्या को ही मीटिंग होती है जिसमें अभिभावकों को सदस्य बनाया जाता है, जिनमें सर्वाधिक महिलाएं सदस्य होती है। धारा 22 प्रत्येक 3 वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना बनाएगी जो आसमसी के सदस्यों के द्वारा बनाई जाएगी। धारा 23 इस धारा में अध्यापक के पद की योग्यता का उल्लेख है। धारा 24 अध्यापक का कर्तव्य होगा कि वह नियमित रूप से विद्यालय में आए। एक जो धारा 24 से संबंधित कुछ बातें हैं वो है एक ट्रिक के रूप में निपात, यानी कि नियमित रूप से विद्यालय आएगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करेगा, प्रति सप्ताह 45 क्लास होंगे, माता पिता के साथ मीटिंग का आयोजन करेगा और सरकारी प्रशिक्षण में भी भाग लेना होगा। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 तक की कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक रहेगा। 30:1। 150 विद्यार्थियों से अधिक एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों से अधिक 1 HM + 5 अन्य अध्यापक रहेंगे। 200 विद्यार्थियों पर 40:1 रहेगा। 200 कुल कार्य दिवस होंगे, 800 कुल कालांश होंगे। 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 35:1 रहेगा।
100 बच्चों पर एक एचएम रहेगा। एक अध्यापक गणित प्लस विज्ञान पढ़ाएगा। एक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा। 220 कुल कार्य दिवस होंगे, 1000 कालांश होंगे। ये वाले जो है वो 6 से लेकर 8 कक्षा तक के बालकों के लिए है, और ये जो ऊपर वाले हैं वो 1 से लेकर 5 कक्षा वाले बालकों के लिए है। अब है धारा 26, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। धारा 27, चुनाव, जनगणना, आपदा कार्यों के अलावा अध्यापक की ड्यूटी किसी भी अन्य सरकारी कार्य में नहीं लगाई जाएगी। धारा 28, कोई भी अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। अध्याय 5, इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित बातें बताई गई हैं। धारा 29, सीखने के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि विद्यार्थी उसको जल्दी से जल्दी सीख सके। सर्वांगीण विकास पर बल देना, मूल्य आधारित मातृभाषा में शिक्षा, सततम व्यापक मूल्यांकन, गतिविधि आधारित प्रश्न। धारा 30, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में चालू है। अध्याय 6, बाल अधिकारों का संरक्षण। धारा 31, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन। धारा 32, बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान। धारा 33, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति का गठन। धारा 34, राज्य शिक्षा सलाहकार समिति के सदस्यों का उल्लेख। वर्तमान में सदस्य संख्या 15 है। अध्याय 7, प्रकीर्णन, ये विशेष है। धारा 35, समुचित सरकार के द्वारा नियम बनाने की अनुक्रिया। धारा 36 में बताया गया कि धारा 13, 18, 19 में परिवर्तन करने की से संबंधित शक्तियाँ। इसी के साथ में है धारा 37, धारा 37 में बताया गया एसएमसी व बाल संरक्षण आयोग के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की जा सकती। अंतिम है धारा 38। इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकारों को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। धारा 38 में बताया गया कि इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकारों को नियम बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई कि जो अगर जहाँ पर आवश्यक लगे वहाँ पर सरकार नियम बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये आपके RT 2009 का को पूर्ण रूप से संपन्न किया जाता है। आप अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। इसके साथ में आप लोगों को बार बार देखने के बाद में ये धीरे धीरे याद होने लग जाएगी। इसी के साथ में आप बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।